जरा इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तरफ दिल्ली का लाल किला, इसकी शानदार दीवारें, इसकी चमक दमक और इसकी वो शानो शौकत जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और दूसरी तरफ हावड़ा की इस तंग और अंधेरी गली की एक टूटी फूटी झोपड़ी। लॉजिकली सोचिए, इन दोनों तस्वीरों में क्या कनेक्शन हो सकता है? तो आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि इनमें तो कोई मेल दिखता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों तस्वीरों के बीच एक बहुत ही गहरा और रुला देने वाला कनेक्शन है, तो आप लोगों में से शायद कुछ ही लोग यकीन करेंगे। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं, वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह आज के इस आजाद और मॉडर्न भारत की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। आज हम बात करेंगे उस खानदान की जिसने इस देश पर सदियों तक राज किया। हम बात करेंगे भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वंशज की, जिनकी असली पीढ़ी आज कहां है, किस हाल में है और कैसे अपना पेट पाल रही है। यह जानकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 1857 में। हम सब ने स्कूलों में 1857 की क्रांति यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा है। उस वक्त हिंदू मुसलमान किसान सिपाही सब ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करी थी। और इस पूरी क्रांति का लीडर किसे चुना गया था? 82 साल के बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को। अंग्रेजों ने इस बगावत को पूरी तरह बेरहमी से कुचल दिया और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा बहादुर शाह जफर के परिवारों को। अंग्रेजों ने उनके बेटों के सिर काट कर उनके सामने ही पेश किया और इस बूढ़े बादशाह को अपनी ही देश से बेदखल करके मीलों दूर रंगून की एक खौफनाक काल कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया। वहीं 1862 ईस्वी में उसकी मौत हो गई। इतिहास की किताबों में हमारा चैप्टर यही खत्म हो जाता है। टीचर हमें इससे आगे कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कहानी सच में यही खत्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों के डर से मुगलों के जो थोड़े बहुत वंशज बचे थे, वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी पहचान छिपाकर पूरे देश में तीतर बीतर हो गए। उन्होंने अपनी रॉयल जिंदगी छोड़कर एक आम और गुमनाम इंसान की तरह जीना शुरू कर दिया। और उन्हीं में से एक थे बहादुर शाह जफर के परपोते प्रिंस मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त। प्रिंस बेदार बख्त नाम तो बहुत शाही है, लेकिन इनकी जिंदगी की असलियत बिल्कुल अटल थी। अपनी पहचान छिपाकर अंग्रेजों के जुल्मों से बचते हुए उनका परिवार कोलकाता आकर बस गया। सोच कर देखिए दोस्तों, जिस इंसान के खून में लाल किले पर हुकूमत करने वालों का डीएनए हो, उस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी कैसे काटी? सड़कों पर मजदूरी की, छोटे मोटे काम किए और बाद में किताबें बाइंडिंग तक का काम किया। वो कभी किसी के सामने यह नहीं कह पाए कि वो कौन है। डर था कि कहीं उन्हें मार न दे या समाज उन्हें अपनाए ही नहीं। 1980 में प्रिंस मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त की मौत हो गई, लेकिन उनके मरने के बाद उनके परिवार का जो संघर्ष शुरू हुआ वो आज भी जारी है। और इस संघर्ष का चेहरा है उनकी पत्नी सुल्ताना बेगम। आज सुल्ताना बेगम हावड़ा पश्चिम बंगाल की एक छोटी सी बस्ती में रहती है। वो बस्ती ऐसी है कि दिन में सूरज की रोशनी भी वहाँ सही से नहीं पहुँच पाती है। उनके पति बेदार साहब ने मरते वक्त उनसे एक वादा किया था। उन्होंने कहा था, सुल्ताना, हालत चाहे कितनी भी बुरे क्यों न हो जाए, कभी किसी के सामने भीख मत मांगना। हम शाही खून के हैं, हम अपना हक मांगेंगे, लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं। और सुल्ताना बेगम ने आज तक उस वादे को निभाया है। 1980 के दशक में जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, तब सरकार ने उन्हें एक बहुत ही मामूली सी पेंशन देना शुरू किया था। और दोस्तों, आज के इस भयंकर महंगाई वाले दौर में क्या आप गेस कर सकते हैं कि उन्हें सरकार से कितनी पेंशन मिलती होगी? सिर्फ 6,000 रुपये। जी हाँ, सिर्फ 6,000 रुपये महीने का। आज के टाइम में 6,000 रुपये में क्या होता है? एक आम मिडिल क्लास फैमिली का शायद एक हफ्ते का राशन भी ढंग से ना आ पाए। और इसी 6,000 रुपये में वो अपना घर चलाती है, अपनी दवाइयाँ खरीदती है और अपने पोते पोतियों की पेट पालती है। कई बार हालत इतने बुरे हो गए कि उन्हें एक चाय की छोटी सी दुकान तक चलानी पड़ी। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है दोस्तों। सुल्ताना बेगम ने हार नहीं मानी। वो पिछले कई दशकों से सरकार और सिस्टम के दरवाजे खटखटा रही है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों को भी खत लिखे हैं। हाल ही में सुल्ताना बेगम ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 में गैर कानूनी तरीके से लाल किले पर कब्जा जमा लिया और वो बहादुर शाह जफर की इकलौती कानूनी वारिस है। इसलिए लाल किला उन्हें सौंप दिया जाए या कम से कम उन्हें उनका उचित मुआवजा दिया जाए। अब लीगल पर्सपेक्टिव से देखिए,
दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहकर खारिज कर दिया है कि यह मामला 150 साल से भी ज्यादा पुराना है और इतने सालों बाद इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने पूछा कि आपके पूर्वज इतने सालों से चुप क्यों रहे थे। दोस्तों, कोर्ट अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। कानून सबूतों और टाइमलाइन पर चलता है, लेकिन अगर हम इसे एक मोरल ग्राउंड पर सोचे, एक इंसानी नजरिए से देखें तो क्या यह न्याय है? वो लोग इतने सालों तक चुप इसलिए थे क्योंकि उन्हें अपने जान का खतरा था। उनके पास लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। सुल्ताना बेगम का भी यही कहना है कि मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे बस सम्मान से जीने के लिए एक छोटी सी छत और एक इज्जतदार पेंशन चाहिए। जब हम लाल किला जाते हैं तो हम भी बाकी टूरिस्टों की तरह 50 रुपये का टिकट खरीद कर अंदर जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अब हमारी कोई रियासत नहीं रही। लेकिन क्या हमारी विरासत की कोई कीमत नहीं है? यहाँ पर हमें रुककर अपने सिस्टम से कुछ सवाल पूछने होंगे। यह सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, यह दिखाता है कि हम अपने इतिहास के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। एक तरफ हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लाल किले, ताजमहल, हुमायूं के मकबरे को कंजर्व करने के लिए, उन्हें चमकाने के लिए हर साल करोड़ों अरबों रुपये का फंड खर्च करता है। हम लोग विदेशों में जाकर गर्व से बताते हैं कि हमारे देश में इतना महान इमारत है। सरकारें उन इमारतों के टिकट बेचकर करोड़ों का रेवेन्यू कमाती है। लेकिन दोस्तों, यह कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि जिन लोगों के पूर्वजों ने इमारतें बनवाई, जिन लोगों के पूर्वज भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के हीरो थे, आज उनके वंशज सड़क पर आ गए हैं। पत्थरों को चमकाने के लिए हमारे पास करोड़ों का बजट है, लेकिन उस इतिहास को जिंदा रखने वाले असली इंसान के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आज व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पर मुगल इतिहास को लेकर बहुत सारी डिबेट्स होती है। यह सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन इन सभी शोर शराबे के बीच जो इंसान, जो असली वंशज आज भी हावड़ा की उस तंग गलियों में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है। वीडियो के आखिर में दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों या पत्थरों की इमारतों का नाम नहीं है। इतिहास उन लोगों के सांसों में बसता है जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। और अगर आज हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें और हम एज अ सिटीजन इन लोगों को सम्मान नहीं दे सकते, तो हमें अपनी इतिहास पर गर्व करने का कोई हक नहीं है। सुल्ताना बेगम की लड़ाई किसी सल्तनत को वापस पाने की लड़ाई नहीं है, वो बस अपनी डिग्निटी, अपनी सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो नहीं चाहती है कि जो गुमनामी का अंधेरा उन्होंने देखा वही उनके बच्चे भी देखे। क्या आज के इस मॉडर्न, डेटा ड्रिवन और करोड़ों की इकोनॉमी वाले भारत सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ऐसे ऐतिहासिक परिवार को ढूंढकर उन्हें कम से कम एक सम्मानजनक जीवन दिया जा सके? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सुल्ताना बेगम की मांग जायज है? क्या हमारे देश के सिस्टम को उनके और उनके परिवार के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह कहानी या सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी और हमारी छोटी सी कोशिश उस अथॉरिटी तक पहुंच जाए जो सच में बदलाव ला सकती है। दोस्तों, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सही जानकारी और यह ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचाकर। अब इस आवाज को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।